5 मार्च 2015 नागालैंड के दीमापुर में रेप के एक आरोपी फरीद खान को जेल से घसीटकर पीट कर मार डाला गया। 20 सितंबर 2015 उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के दादरी में 52 साल के अखलाक को बीफ खाने के शक में भीड़ ने ईंट और डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। 3 दिसंबर 2018 अपनी ड्यूटी निभा रहे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को भी कथित गौकशी को लेकर भड़की भीड़ ने मार डाला। अप्रैल 2020 महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके वाहन चालक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। लिस्ट और भी लंबी है, लेकिन इनमें मुद्दा कॉमन है और वो है इस भीड़ तंत्र की मॉब लिंचिंग। इस बारे में हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन इसके पहले ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल कि आज हम इस मुद्दे को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में मॉब लिंचिंग पर एक प्राइवेट बिल पेश किया गया। अब चूंकि ये प्राइवेट मेंबर ने बिल पेश किया है तो ये पारित हो पाएगा या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुद्दा चर्चा का विषय ज़रूर है, इस पर बात होनी चाहिए। तो सवाल उठता है कि ये मॉब लिंचिंग होती क्या है। लिंचिंग सामूहिक नफरत से जुड़ा एक ऐसा अपराध है जिसमें एक भीड़ कानून के दायरे से बाहर जाकर महज शक के आधार पर किसी तथाकथित अपराधी को सजा दे देती है। इसमें अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किए गए अपराध के लिए या कभी कभी मात्र अफवाहों के आधार पर ही बिना अपराध किए भी तत्काल सजा दे दी जाती है। दरअसल मॉब लिंचिंग पहचान की राजनीति का एक परिणाम है जिसमें कोई एक समूह या कौम किसी दूसरे कौम पर अपना प्रभुत्व थोपने की कोशिश करती है। ऐसे घटनाओं में भीड़ बहुसंख्यक लोकतंत्र के एक हिस्से के तौर पर दिखती है, जहां वो खुद ही कानून का काम करती है, जो खाने से लेकर पहनने तक सब पर अपना नियंत्रण जताना चाहती है। अगला सवाल कि मॉब लिंचिंग की ऐतिहासिकता क्या है इसकी हिस्टोरिसिटी। मॉब लिंचिंग दरअसल आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से किसी न किसी रूप में हो ही रही है। शुरुआत में लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध अमेरिका में देखने को मिलते थे। एक वक्त था जब अमेरिका में नस्ल भेद की समस्या अपने चरम पर थी। उस दौरान यदि कोई गैर श्वेत अपराध करता था यानी ब्लैक आदमी, तो उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाती थी। वहाँ के श्वेत यानी व्हाइट लोगों का मानना था कि इसके जरिए वे सो कॉल्ड पीड़ित को न्याय देने का काम कर रहे हैं। एक नज़र जरा आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। साल 2018 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि मॉब लिंचिंग पर कोई सम्मिलित और अलग से आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। साल 2014 से 2017 तक के रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो महज 9 राज्यों का ही आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध है। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 से 3 मार्च 2018 के बीच महज 9 राज्यों में मॉब लिंचिंग की 40 घटनाएं हुई थीं, जिसमें 45 लोग मारे गए थे। ये आंकड़े थोड़े पुराने हैं, नए आंकड़े कुछ और भी तस्वीरें बयां कर सकती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। क्यों हो रही हैं ऐसी घटनाएं? इसे हम कई बिंदुओं में बात करेंगे, तो लेते हैं सबसे पहला बिंदु है नफरत की राजनीति। नफरत की राजनीति हिंसात्मक भीड़ की एक बड़ी वजह है। भीड़ तंत्र जो वोट बैंक के लिए प्रायोजित हिंसा या धर्म के नाम पर करवाई गई हिंसा का एक जरिया है। दूसरा बिंदु है तमाम समुदायों के बीच आपसी अविश्वास। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अविश्वास बढ़ता जा रहा है। एक कौम के लोग दूसरे कौम को शक के निगाह से देखते हैं और फिर मौका मिलने पर वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए भीड़ को उकसाते हैं। सरकारी तंत्र की विफलता ऐसी घटनाओं में आग में घी का काम करता है। अगला है समाज में व्याप्त गुस्सा। लोगों के मन में शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था या फिर सुरक्षा को लेकर गुस्सा हो सकता है। ये गुस्सा भी इन घटनाओं को किसी न किसी रूप में बढ़ावा दे रहा है, जो कि बाद में उन्मादी भीड़ के जरिए देखने को मिलता है। अगला है अफवाह और जागरूकता की कमी। अफवाह और जागरूकता की कमी के चलते लिंचिंग की जो घटनाएं हुई उनमें भीड़ का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। इसमें भीड़ के गुस्से के पीछे एक गहरी चिंता भी दिखाई देती है। बच्चे चोरी होना किसी के लिए भी बहुत बड़ा डर का मुद्दा हो सकता है। यह हिंसा ताकत से नहीं बल्कि घबराहट से जन्म लेती है। अगला बिंदु है तकनीक का दुरुपयोग।
इस तरह के भीड़ तंत्र में सोशल मीडिया का दुरुपयोग एक बड़ा कारक है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में सामने आ रहे मॉब लिंचिंग के मामले बताते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म इसकी सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। एक और बिंदु है जिस पर बात होनी चाहिए, वो है स्थानांतरण एक बड़ी समस्या के रूप में। अक्सर आर्थिक ज़रूरतों के कारण लोग एक इलाके से दूसरे इलाकों में आकर बसने लगते हैं। इन लोगों को रहने की जगह तो मिल जाती है, लेकिन उन पर लोगों को विश्वास नहीं हो पाता। ऐसे में अगर कोई छोटा सा भी मुद्दा मिल जाता है तो फिर उसका परिणाम मॉब लिंचिंग के रूप में ही देखने को मिलता है। प्रश्न है कि इन घटनाओं के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मॉब लिंचिंग भारत के संविधान में निहित मूल्यों के खिलाफ है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और मॉब लिंचिंग के कारण इन अधिकारों का उल्लंघन होता है। इससे पीड़ितों में उपराष्ट्रवाद की भावना जन्म लेने लगती है। कट्टरपंथी और चरमपंथी संगठन इस तरह की घटनाओं से बने माहौल का लाभ उठाते हैं। इससे समाज की एकजुटता प्रभावित होती है और बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का माहौल बनता है। ये विदेशी और घरेलू दोनों प्रकार के आर्थिक निवेशों को प्रभावित करता है, जिससे रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ भारत को कई बार चेतावनी दी है। ये सीधे तौर पर आंतरिक स्थानांतरण को बाधित करता है, जो अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, इस तरह के खतरे से निपटने के लिए तैनात बड़े बड़े संसाधन राज्य के खजाने पर एक्स्ट्रा बोझ डालते हैं। सवाल उठता है कि मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए मौजूदा कानून कौन कौन से हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लिंचिंग जैसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई भी अलग से स्पेशल कानून नहीं है। इसे आईपीसी के अलग अलग धाराओं के तहत ही डील किया जाता है। इसमें धारा 302, 307, 323, 147, 148, 149 और 34 जैसी धाराएं शामिल हैं। सीआरपीसी की धारा 223A में भी इस तरह के गुनाह के लिए बेहतर कानून के इस्तेमाल की बात तो कही गई है, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। मॉब लिंचिंग के मामले में ये सभी कानून एक साथ लागू किए जा सकते हैं। इनमें दोषियों को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सज़ा का प्रावधान है, मगर अब और भी कड़े कानून बनाने की मांग उठने लगी है। अभी जो प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है, इस पर एक सवाल बनता है कि भाई नए कानून की ज़रूरत क्यों है। तो इस सवाल के जवाब को भी हम कई बिंदुओं में देखेंगे, जिसमें सबसे पहला बिंदु है अलग से कानून न होना। मॉब लिंचिंग जैसे अपराध से निपटने के लिए अलग से कानून न होने के कारण इसे आईपीसी के अलग अलग धाराओं के तहत रोकने की कोशिश की जाती है, जैसा कि हमने पहले बताया, और ये नाकाफ़ी है। दूसरा बिंदु है मौजूदा कानूनों का खराब क्रियान्वयन। वैसे तो देश में काफ़ी कानून हैं, लेकिन उन कानूनों का ईमानदारी पूर्वक पालन न करने से अपराधों पर लगाम नहीं लग पाता है। कार्यपालिका के लचर रवैये के कारण ये अपराध फल फूल रहे होते हैं। ऐसे में अगर नए कानून के जरिए कार्यपालिका को और जवाबदेह बनाया जाए तो शायद अपराध पर नकेल लग सकती है। अगला बिंदु है राजनीतिक दखलंदाजी। राजनीतिक दखलंदाजी और अपराधियों की पीठ थपथपाने की प्रवृत्ति के कारण लिंचिंग जैसी घटनाओं को और बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में नए कानून की ज़रूरत महसूस होना लाजमी है। इस पूरे मुद्दे पर न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जुलाई 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक नया और सख्त कानून बनाने को कहा था। साथ ही अदालत ने राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिया था कि वे संविधान के मुताबिक काम करें। अदालत ने सरकारों से कहा था कि वे हर जिले में पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी की नियुक्ति करें और खुफिया सूचना जुटाने के लिए एक विशेष कार्यबल बनाएं। कोर्ट ने सोशल मीडिया में चल रही चीज़ों पर पैनी नज़र रखने को भी कहा था, ताकि नफरत फैलाने वाले संदेश, बच्चा चोरी या मवेशी तस्करी के संदेह में होने वाले मॉब लिंचिंग को रोका जा सके। इन घटनाओं के लिए निवारक, उपचारात्मक और दंडनीय उपायों को निर्धारित किया गया है। अभी तक इस तरह के मामलों से निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं? इस तरह के मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए साल 2019 में राजीव गाबा, जो कि मौजूदा कैबिनेट सचिव हैं, इनकी अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने इस विषय पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को समयबद्ध तरीके से काम करने की ज़रूरत बताई गई थी। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को परामर्श जारी कर इन घटनाओं पर अंकुश लगाने को कहा था। परामर्श में कहा गया था कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन अफवाहों पर कड़ी नज़र रखें और इन पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाएं। सरकार द्वारा अफवाहों को रोकने के लिए एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने की बात कही गई थी, जो कि बनाई भी गई।
इन क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर विश्वास बढ़ाने के उपाय करने पर भी जोर दिया गया। सिविल सोसाइटियों ने भी नॉट इन माय नेम जैसे अभियान चलाए तो जो काफ़ी सफल है। खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी जागरूकता के लिए कई कदम उठाए। मणिपुर देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने लिंचिंग के खिलाफ एक उल्लेखनीय कानून पारित किया। उसको देखकर कई अन्य राज्यों ने भी कानून बनाए। लेकिन क्या ये सारे कदम पर्याप्त हैं? विशेषज्ञ कहते हैं कि ये सारे कदम अभी भी पर्याप्त नहीं हैं और वे कुछ उपाय भी सुझाते हैं। यानी सवाल उठता है कि आगे क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी वह सलाह देते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि सबसे पहले तो कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन करते हुए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। अपराधियों को राजनीतिक शरण नहीं मिलना चाहिए। पुलिस सुधार समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस तरह की घटनाओं में सोशल मीडिया द्वारा फैलाई गई अफवाहों की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में इन पर लगाम लगाने और जागरूकता फैलाने की सख्त ज़रूरत है। भीड़ द्वारा की गई हत्या की पहचान करनी होगी और फिर उसके बाद इसके लिए अलग से असरदार कानून बनाना पड़ेगा। और अंत में सबसे बड़ी बात कि आम जनता को, हमको और आपको जागरूक होना पड़ेगा। इस एपिसोड में इतना ही और बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है कि आपकी नज़र में इस समस्या से निपटने का बेहतर उपाय क्या हो सकता है? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।